Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं या उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ऐसे फोर्सेस का वर्क डन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, और केवल वो इनिशियल और फाइनल पोजिशंस पर ही डिपेंड करता है। इसके अपोजिट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट मीन्स आप कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से वर्क डन डिसाइड होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अगर एक बॉल को हम ग्राउंड से एज हाइट तक लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब वो ग्राउंड से आप एज हाइट तक ले जाने में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करो या आप किसी भी जिगजैग पाथ से ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कोई भी कितना भी लॉन्ग पाथ फॉलो किया है, कितना भी टिल्टेड ट्विस्टेड पाथ फॉलो करके आप उसको ग्राउंड से इस पॉइंट तक लाए हो, एज हाइट तक, ठीक है। तो आप इनमें से इन तीनों में से कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हो या कोई और पाथ भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप इसको ग्राउंड से एज हाइट तक लेकर आए हो। तो इसकी जो वर्क जो होगा इस प्रोसेस में, इस हाइट तक लाने में, वो हर पाथ के लिए सेम रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे हम बॉल को स्ट्रेट लाइन पाथ में उछालें या फिर हम उसको कोई जिगजैग पाथ में, किसी भी तरह से हम कर्व्ड पाथ में ले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा इस स्थिति में या ऐसे फोर्सेस के लिए। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, डिसिपेटिव मतलब जिनमें एनर्जी का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आपके फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, तो उसमें जितना ज्यादा पाथ कवर होगा वर्क उस हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार एनर्जी लॉस क्रिएट करते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है इनके बीच में, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज्ड पाथ का वर्क डन 0 होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, उसमें अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, सपोज एक पर्सन है, वो एक पूरा पाथ कवर करके, कैसा भी पाथ कवर करके जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो एक क्लोज्ड पाथ बनता है, इसको क्लोज्ड पाथ कहता है। और इस केस में क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होने से डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। अब चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फिर आपका स्प्रिंग फोर्स हो, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सब में अगर क्लोज पाथ है, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन 0 ही होगा। तो इसमें वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वही बात हो गई है कि जैसे आप एक रफ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, रफ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो चाहे वो इनिशियल पोजीशन तक वापस भी आ जाए, रिटर्न भी हो जाए, ठीक है, सेम पॉइंट पर वो कितना भी पाथ कवर करके सेम पोजीशन पे वापस भी आ जाए, लेकिन जो एनर्जी का लॉस है वो तो हो चुका है और वर्क डन सेम नहीं रहता है। इसलिए इसमें क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं होता है। जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जैसे कि मैंने ये अभी समझा दिया था कि टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व या कांस्टेंट रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर देती है, फॉर्म चेंज कर लेती है एक से दूसरे में, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व रहती है और सारी एनर्जी रिकवर हो जाती है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस में।
ऑन द अदर हैंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि ये फोर्सेस कुछ ना कुछ एनर्जी टेक अवे कर लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस इंसर्ट करते हैं, और वो लॉस्ट एनर्जी कभी रिकवर नहीं होती सिस्टम में। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। देन कुछ एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, जिस इलास्टिक स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव है। ऑन द अदर हैंड ऐसे फोर्सेस जो कोई ना कोई डिसिपेशन क्रिएट करते हैं, एनर्जी का लॉस क्रिएट करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। इसको एक एग्जांपल से, दोनों तरह के फोर्सेस को एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज जैसे मैंने बताया, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बताया था कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कंजर्व रहती है कंजर्वेटिव में, और नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, एक ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल लेंगे कंजर्वेटिव के केस में। ठीक है, सो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अपवर्ड उछाला है, तो इस केस में क्या होगा, ऊपर जैसे जैसे जाएगा वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब ये वापस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स नीचे आएगा, तो उस स्थिति में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जो सम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का वो कांस्टेंट बना रहेगा। ऑन द अदर हैंड एक फ्रिक्शन फोर्स के इफेक्ट में एक बॉल अगर ग्राउंड पे रोल कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी है वो लगातार फ्रिक्शन के कारण लॉस होती जाएगी, एनर्जी का लॉस होता जाएगा। सो ये एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने बताया ग्रेविटेशन के इफेक्ट में ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रह रही है, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में फ्रिक्शन जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता रहेगा, एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती रहेगी, और टोटल एनर्जी इसलिए कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी अब लूज हो रही है तो फिर कंजर्व कैसे रहेगी, कांस्टेंट कैसे रहेगी। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.